का टॉपिक है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो होती है किसी भी देश के अंतर्गत शासन से संबंधित जो भी निर्णय कार्य होते हैं उसे व्यवस्थापिका कहते हैं। विभिन्न देशों के अंतर्गत इसका अलग अलग नाम है। कहीं संसद कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन और भारत में इसको संसद कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रसभा कहा जाता है, चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है और रूस में संघीय व्यवस्था कहा जाता है। यानी इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत हम विधानमंडल भी कहते हैं। विधानमंडल के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं वो सीधे, यानी आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, जितने भी हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी एक संस्था जिसके अंतर्गत विभिन्न देश के विभिन्न विकास से संबंधित नीतियों का निर्धारण किया जाता है, नीतियों का निर्माण किया जाता है। वो सभी कार्य व्यवस्थापिका के अंतर्गत किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं वो क्या क्या है। नंबर 1 तो उसका कार्य है कानून निर्माण करना। यानी इस व्यवस्थापिका के अंतर्गत वो जो कानूनों का निर्माण किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं, वो व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कानूनों को बनाने के लिए जो है विचार विमर्श किए जाते हैं और विचार विमर्श के बाद जो भी रूप में निकल आता है उससे हम कानून का निर्माण करते हैं। दूसरा है संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन का कार्य क्या है? अगर हम इसी चीज को देखते हैं तो जो ब्रिटेन में है वो संविधान संशोधन के कार्य आसानी से होते हैं, एक सामान्य बहुमत से किए जा सकते हैं। लेकिन भारत, अमेरिका जैसे देशों में इनमें थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इसके लिए बहुमत का होना जरूरी है। संविधान संशोधन का कार्य क्यों किया जाता है? क्योंकि परिस्थितियों के अनुकूल और समय के हिसाब से कई बार जो पुराने कानून होते हैं वो उनमें कुछ ऐसे सुधार की आवश्यकता पड़ जाती है कि जो समय के अनुसार अनुकूल नहीं रह जाते। इसलिए संविधान में कई बार संशोधन करना पड़ता है और उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीजें रखी जाती हैं या बढ़ाई जाती हैं जो कि क्या मानवीय विकास के लिए या उस देश के विकास के लिए या उस देश में कोई वर्ग अगर पीछे छूट गए उसके विकास के लिए उसमें संशोधन करके उस चीज को आगे बढ़ाया जा सके। अगला है विमर्शात्मक कार्य। आपने देखा होगा, वैसे पार्लियामेंट जो शब्द है फ्रांसीसी शब्द से निकला है, जिसका मतलब है विचार करने की निमित्त संस्था। यानी जहां विचार किया जाता है वो ऐसी संस्था को ही पार्लियामेंट कहा जाता है। तो उसके अंतर्गत विमर्शात्मक यानी विमर्श किया जाता है किसी भी चीज को लेकर या किसी भी कानून को लेकर। आपस में जो वहाँ सदस्य चुन के जाते हैं उस संस्था में के मेंबर होते हैं, वो उस पर विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के उपरांत ही उसको कानून के रूप में एक कानून बनाया जाता है। यानी किसी भी चीज के लिए किसी कानून का प्रस्ताव अगर व्यवस्थापिका में आता है तो उसमें उपस्थित जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो उस पर विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद ही जो उसमें सुधार की आवश्यकता होती है या उसमें सुधार किया जाना है उसके अनुसार जो उचित लगे उसी के अनुसार वो क्या है आगे कानून बनता है। आर्थिक कार्य यानी व्यवस्थापिका ही ऐसी चीज करती है कि देश के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, अर्थव्यवस्था में या राजस्व किस तरह प्राप्त किया जा सके या पैसे किस प्रकार आ सकते हैं, इन सारी चीजों की व्यवस्थापिका के अंतर्गत की जाती है। प्रशासन से संबंधित कार्य। वैसे प्रशासन से संबंधित कार्य तो कार्यपालिका के हैं, कार्यपालिका करती है, पर कहीं ना कहीं इस पर भी क्या है नियंत्रण व्यवस्थापिका का होता है। आपने देखा होगा निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या विरोध करके वो प्रशासनिक जो कार्यपालिका के कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं नियंत्रण रखते हैं। इस रूप में अगर हम देखते हैं तो प्रशासन संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका के अंदर जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं कि सरकार के कार्यों का निंदा करके, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास लाकर एक
कोशिश करते हैं बीच बीच में उस पर नियंत्रण रखने के लिए कि वो अच्छे कार्य करे, जिससे अच्छे कार्य हो सके। उसके लिए क्या है, नियंत्रण करने की व्यवस्था भी व्यवस्थापिका करती है। न्याय संबंधी कार्य कई जगहों पे क्या होता है कि जो व्यवस्थापिका है वो एक रूप से न्यायपालिका के रूप में कार्य कर सकती है। जैसे क्या है, जो इस व्यवस्थापिका के सदस्य लार्ज मेंबर है ब्रिटेन का, वो काफी कुछ क्या है न्याय संबंधी कार्यों पर भी जोर देती है या विभिन्न प्रकार के कार्य इस प्रकार के करते हैं जो न्याय के संबंधित होते हैं। अगला है निर्वाचन संबंधित। देश के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य हो, चुनावों का किस तरह का बने, उन सारी चीजों का, कौन से समय में चुनाव हो, किस समय चुनाव किए जा सकते हैं, समय समय पे जो चुनावों की तिथि हैं उनकी घोषणा किस प्रकार किए जाए, वो भी व्यवस्थापिका में ही निर्धारित किए जाते हैं। व्यवस्थापिका संबंधी वही करते हैं, यानी निर्वाचन में किस तरह की योग्यताएं हो, किस तरह की कानून हो, किस तरह हो, उन सभी चीजों का वही निर्धारण करते हैं। समितियों एवं आयोगों की नियुक्ति। आपने देखा होगा कि संसद के अंतर्गत कभी कभी क्या होता है कि किसी भ्रष्टाचार की जांच को लेकर या भ्रष्टाचार को जांच करने के लिए भी इस तरह के हम क्या है वो करते हैं, जिससे कि क्या है भ्रष्टाचार की खत्म हो। तो ऐसी समितियां जो उस पर जांच करते हैं, जांच बैठते हैं या विभिन्न आयोग बनाए जाते हैं, उन आयोगों की नियुक्ति भी क्या है व्यवस्थापिका करती है। उन समितियों आयोगों की नियुक्ति में व्यवस्थापिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए व्यवस्थापिका क्या है इनसे संबंधित कार्य भी करती है। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका एक ऐसा मंच है जो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति को उजागर करती है। आपने देखा होगा जितने भी मेंबर पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं वो व्यवस्थापिका, आपने देखा संसद में जब चर्चाएं होती हैं तो जो विभिन्न सदस्य होते हैं विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर जाते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने अपने क्षेत्रों की बात, अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को वहां पर रखते हैं पार्लियामेंट के सामने और उनका समाधान ढूंढने या समाधान करने का प्रयास लगातार किया जाता है। इस प्रकार क्या जो जनता की भावनाएं हैं, यानी जनता क्या सोचती है, जनता का क्या विचार है, जनता का क्या उद्देश्य है, उसको लेकर भी इस संस्था के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत क्या है विचार किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है। वहीं से पता चलता है कि क्या जनता की भावनाएं क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अंततोगत जो सरकार बनती है या जो पार्लियामेंट में जो मेंबर सदस्य चुनकर जाते हैं उनके कार्यों के आंकलन के आधार पर ही अगर फिर चुनाव होते हैं तो वो चुनकर आते हैं। इसलिए इन जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भी वो एक अच्छा मंच है या संस्था है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका जिसे संसद कहते हैं, ब्रिटिश व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है, संसद। मैंने पहले भी कहा है कि अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से, व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत और ब्रिटेन में इसको संसद कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं और स्विट्जरलैंड में राष्ट्रसभा कहते हैं, चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहते हैं और रूस में संघीय सभा कहते हैं। अब ब्रिटिश व्यवस्थापिका जिसे संसद कहा जाता है, इसका जो नाम है वो संसद भी कहते हैं, व्यवस्थापिका को संसद भी कहते हैं। तो व्यवस्थापिका जो कार्य है वो है कानूनों का निर्माण करना, यानी ब्रिटिश व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है। संसद में बैठकर वो जितने सदस्य हैं वो किसी भी कानून का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जब विचार विमर्श होता है कोई कानून निर्माण होना तो उस पर विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श करने के बाद विभिन्न सदस्य जो हैं उस पर अपने सुझाव देते हैं, उनके सुझावों के अनुकूल कार्य करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि क्या है अच्छा सा अच्छा कानून बन सके। दूसरा है कानून को भंग कर सकती है, यानी जो ब्रिटिश संसद है वो अगर कोई कानून बन गया है, कोई कानून है और वो उनको लगता है कि ये उचित नहीं है, इसको भंग किया जा ना सकते, तो उसके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि उस कानून को वो भंग कर सकती है, यानी उस कानून को खत्म कर सकते हैं। भंग करने का मतलब खत्म कर सकती है। इसके अलावा जो संसद द्वारा पारित कानून है उसको कहीं भी किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा संसद। मैं यहाँ पे एक चीज और को बता दूं कि ब्रिटिश कानून जो है सबसे ताकतवर कानून है। ब्रिटिश संसद से ऊपर कोई भी संस्था नहीं है। ब्रिटिश संसद इतनी चीज है कि उसको कहा भी जाता है कि वो पुरुष को महिला और महिला को पुरुष नहीं बना सकती, उसके पास इतनी ताकत है। कानून को बनाने का मतलब है कि वो सरलता से भी कानून बनाते हैं और कानून को सरलता से ही भंग भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या है अमेरिका में है, भारत में है, यहाँ क्या है अगर संसद ने कोई कानून बना लिया और किसी को लगता है कि वो ठीक नहीं है तो उसको लोग क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है, न्यायालय में या न्यायपालिका में क्या है चुनौती देकर उसको खत्म किया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया करवाया जा सकता है। लेकिन
ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित कानून को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकता है। वो अंतिम शक्ति है, उसने जो कानून पारित कर दिया वो पारित कर दिया, वो पारित माना जाएगा। साथ ही क्या है, ब्रिटिश की संसद में, ये ब्रिटिश की व्यवस्था में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किन्हीं अधिकारों को मौलिक या अमौलिक कानूनों के बीच रख सके। उसमें ये भेद, मतलब इन दोनों में भेद करना बड़ा मुश्किल है कि कौन मौलिक अधिकार है, कौन अमौलिक अधिकार है, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसके अंतर्गत ये रखा गया होगा कि ये कानून मौलिक कानून के अंतर्गत आते हैं और ये अमौलिक कानून के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि ब्रिटिश संसद जो है सबसे ताकतवर संस्था है। वो क्या है, किसी भी कानून को निर्माण करने में सक्षम भी है और उससे ऊपर कोई नहीं है। अंतिम संस्था और अंतिम न्यायालय भी एक सबसे संसद ही मानी जाए। संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता में क्या है, जनमत है। आपने देखा होगा जनमत जो संसदीय व्यवस्थापिका में है उसमें लोक सदन का बड़ा भारी महत्व है। तो लोक सदन का मतलब है जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच से चुनकर आते हैं, वो सदस्य ही असली वहाँ के लोक सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जनमत का मतलब है कोई भी ऐसा कानून निर्माण नहीं किया कर सकते जो जनमत के विरुद्ध जाता हो या जनमत के खिलाफ जाता हो। यानी जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कि वहाँ क्या है, कानून बनाए जाते हैं, इसलिए उस संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, जन भावनाओं को देखते हुए। नैतिक बंधन, ऐसा कोई कानून निर्माण नहीं किया जा सकता है जो नैतिकता के विरुद्ध हो। यानी संसद में ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता या ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता जो नैतिकता के खिलाफ हो या नैतिकता के विरोध में कार्य कर सके। उसके अलावा है परंपराएं। हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित संविधान है, विकसित संविधान है और क्या है, लचीला संविधान है। तो यहाँ परंपराओं का बड़ा भारी महत्व है। यहाँ जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको यथावत चलती रहती है जब तक कि क्या ऐसा न लगे कि ये समय के अनुकूल नहीं है। और अगर समय के अनुकूल नहीं है तो उन परंपराओं की जगह पे अगर दूसरा करना है या उनको खत्म करना है तो कानून बनाना पड़ेगा, कानून में सुधार लाना पड़ेगा, तभी उन परंपराओं को खत्म किया जा सकता है, नहीं तो वो परंपराएं यथावत चलती रहती हैं। अगला है विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब है कानून के समक्ष सभी लोग एक समान है, चाहे वो रंक है और चाहे वो राजा है। यानी बड़ा से बड़ा व्यक्ति और छोटा से छोटा व्यक्ति कानून के सामने एक समान है, इसलिए वह विधि का शासन चलता है। विधि के शासन के अंतर्गत कानून हर व्यक्ति पर लागू होता है, उसके विरोध कोई भी कार्य नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ विधि का शासन है, कानून के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, यानी जो ब्रिटिश संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। यानी इन सभी चीजों को देखते हुए भी चाहे वो कितनी ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की संसद ऐसे कोई कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खिलाफ जाती होती या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो कुल मिला के जो व्यवस्थापिका, ये व्यवस्थापिका में सारे देशों की व्यवस्थापिका आती है और सारे देशों की व्यवस्थापिका इसी प्रकार की कार्य करती है। लेकिन ये ब्रिटिश संसद की संसद है जिसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं, उसके क्या कार्य हैं, किस प्रकार वो कानूनों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार उसके क्या क्या कार्य हैं, इन सभी चीजों का यहाँ पे उल्लेख किया गया। अब अगले दिन के लिए दूसरे टॉपिक के साथ